हीर रांझा, ये है जस्सी के प्यार और कत्ल की वो कहानी जिस पर बनेगी फिल्म। ऑटो में पहली नजर में प्यार हुआ, टेलीफोन और चिट्ठियों से प्यार परवान चढ़ा। दोनों ने भागकर शादी की और जब ये सीक्रेट खुला तो कनाडा में ऑनर किलिंग की साजिश रची गई और पंजाब में सुपारी किलर्स ने कत्ल किया। लोग कहते ने मावा ठंडियां छावा, यानी कहा जाता है कि माएं ठंडी छांव की तरह होती है। इस प्रेम कहानी में एक मां अपनी बेटी की जान की दुश्मन बन बैठी। पंजाब की जमीन पर पनपी हीर रांझा की इस प्रेम कहानी में खलनायक कनाडा में थे और खून का खेल पंजाब में खेला गया। पिछले 19 साल से चल रही लड़ाई में इतने चौंकाते मोड़ हैं कि इस केस पर आधारित एक फिल्म बनाने की भी तैयारी की जा रही है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया से कुछ पहले की इस कहानी में डिस्टेंस रिलेशनशिप के नाजुक मोड़ थे। वो टेलीफोन और चिट्ठियों का जमाना था। साल 1994 में पंजाब की सर्दियों के मौसम में जस्सी हर साल की तरह अपने ननिहाल जा रही थी। लुधियाना के एक गांव तक जाने के लिए इस बार जस्सी के साथ ऑटो में सुखविंदर उर्फ मिट्ठू भी सफर कर रहा था। पहली नजर में प्यार हो गया। जस्सी अपनी मां मलकीत और कुछ आंटियों के साथ थी और मिट्ठू अपने दोस्त के साथ था। जस्सी और मिट्ठू की आंखें चार हुई और पूरे सफर में दोनों एक दूसरे को देखते रहे। मिट्ठू 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ चुका था और कबड्डी खिलाड़ी बन चुका था। ब्यूटिशियन बनने का इरादा कर रही जस्सी को देखकर ही लग रहा था कि उसे श्रृंगार का काफी शौक था। पूरे सफर के दौरान आंखों आंखों में दोनों के बीच प्यार हो रहा था। गांव पहुंचकर ऑटो से उतरते हुए जस्सी ने मौका देखकर एक पर्ची मिट्ठू के हाथ में थमा दी। आई लव यू। पर्ची पढ़कर मिट्ठू की खुशी का ठिकाना ना रहा। ओए मित्रा, ये मैच तो एक ही पैंतरे में जीत लिया तूने। मिट्ठू के दोस्त ने उसे बधाई दी और मिट्ठू को बेकरारी ऐसी थी कि जस्सी को देखे बगैर, उससे मिले बगैर उसे चैन नहीं था। जस्सी काफी दिन ननिहाल में रही और तकरीबन किसी न किसी बहाने से दोनों गांव में ही कहीं छुपकर मिलते रहे। हम कनाडा में रहते हैं, वहाँ खेती का बहुत बड़ा कारोबार है। माँ के साथ मैं भी मामा के पास कनाडा जाने वाली हूँ। हमारा दाना पानी तो यही है, ठीक ठाक कारोबार है। वैसे तुम चली जाओगी तो फिर बातचीत कैसे होगी? जस्सी ने एक टाइम फिक्स किया और मिट्ठू के दोस्त का टेलीफोन नंबर लिया। जस्सी कनाडा पहुंचकर मिट्ठू के दोस्त के घर फोन करती थी, अगले फोन का वक्त तय करती थी और दोनों एक दूसरे को चिट्ठी लिखने का वादा भी करते थे। एक फोन पर जस्सी ने कहा, तुम्हारे साथ जो वक्त बीता, आई चेरिश दोज मोमेंट्स अ लॉट। इस सेंटेंस पर मिट्ठू ने कहा यस। जस्सी हंसी और फिर मिट्ठू भी हंसा। ओए यारा, इसका मतलब क्या हुआ कि आई चेरिश दोज मोमेंट? अबे इतनी अंग्रेजी आती तो कबड्डी खेलते, हम कॉलेज जाते, कलेक्टर बनते। वैसे उसने बताया था ना कि कनाडा में उसका चेरी का कारोबार है, शायद वही चेरी की कुछ बात बोल रही होगी। ओए नहीं यार, चेरिश दोज मोमेंट किसी और से पूछना पड़ेगा। मिट्ठू को अंग्रेजी बहुत कम आती थी और जस्सी पंजाबी अटक के बोलती और अटपटी लिख पाती थी। प्यार में जब आंखें और दिल बात करते तो भाषाओं की ये समस्या आड़े नहीं आती थी, लेकिन हंसी मजाक के कुछ दिलचस्प पल जरूर बन जाते थे। चिट्ठियों और टेलीफोन के जरिए दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। हर साल कुछ वक्त के लिए जस्सी अपने ननिहाल आती थी और साल में कुछ दिन दोनों की मुलाकात होती थी। इस रिश्ते के आगे उस रिश्ते की क्या अहमियत थी? साल 1999 में कनाडा में जस्सी की मां मलकीत और मामा बादेशा ने उसका रिश्ता एक बड़े खानदान के लड़के के साथ तय करने की बातचीत शुरू की। जस्सी ने इस रिश्ते का विरोध किया, लेकिन वह खुलकर यह नहीं बता सकी कि वह मिट्ठू से प्यार करती थी। जस्सी को अंदेशा हो गया था कि मिट्ठू की मिडिल क्लास हैसियत की वजह से उसके साथ रिश्ता कबूल नहीं किया जाने वाला था। जस्सी ने मिट्ठू के साथ रिश्ते को पुख्ता बनाने के लिए जोखिम उठाया। इस बार जब वह छुट्टियों में
ननिहाल पहुंची तो उसने मिट्ठू के साथ शादी करने का फैसला जाहिर किया। कुछ बातों से तो मिट्ठू वाकिफ था, लेकिन उसे भी यह फैसला चौंका रहा था। लेकिन इस तरह अचानक? मैं बात करता हूँ तुम्हारी माँ से। नहीं मिट्ठू, तुम नहीं जानते मेरी माँ को। मैं जानती हूँ, मेरा मामा जो कहता है वह सिर्फ वही करती है। और मेरा मामा बहुत जालिम आदमी है। वो मुझे किसी और के पल्ले बांध देने की फिराक में है, क्योंकि उनके लिए ये बिजनेस है। बड़ा खानदान, बड़ी दौलत, ताकत। हमें शादी करनी होगी। तुम अपना मन बताओ, मुझसे प्यार है? शादी करोगे? दोनों ने अमृतसर जाकर चोरी छुपे शादी कर ली। जस्सी ने कहा कि वह कनाडा में वक्त आने पर सबको इस शादी के बारे में बता देगी, किसी तरह माँ को समझा लेगी। तब तक इस शादी को राज रखना होगा। राज खुला तो जस्सी को भागना पड़ा। कनाडा में जस्सी की शादी को लेकर लगातार मलकीत और बादशाह उस पर दबाव बना रहे थे। घर का माहौल कुछ ऐसा था कि जस्सी की बात सुनने को ना माँ तैयार थी और ना मामा। जस्सी ने एक दिन दबाव बर्दाश्त न करते हुए राज खोल दिया कि उसने शादी कर ली थी। ये बात सुनकर मलकीत और बादशाह एक पल को हैरान हुए और अगले ही पल जस्सी की शामत आ गई। अब जस्सी के साथ मारपीट करने और उसे घर में ही कैद कर देने की कवायद शुरू हो गई। कहीं भी आना जाना बंद करो, मैं तो कहता हूँ कि इसकी शादी कर देते हैं। ये पंजाब में क्या गुड़ खिला कर आई है, यहाँ कनाडा में किसी को पता नहीं चलना। जस्सी का मामा उसकी माँ के साथ जस्सी की जबरन शादी की तैयारी कर रहा था। जस्सी कुछ भी ऐसी कानाफूसी सुनती तो अपने कमरे से ही चीख चीख कर विरोध करती, कभी रोती, कभी माँ के सामने गिड़गिड़ाती। जस्सी की हर पुकार अनसुनी होती रही और वह प्रताड़ना झेलती रही। वह एक मौके की तलाश में थी और मई 2000 में जस्सी को पता चला कि उसके मामा बादशाह ने पंजाब में अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए मिट्ठू के खिलाफ जस्सी के अपहरण और जबरन शादी करने का केस दर्ज करवा दिया। तो जस्सी ने जोखिम उठाया और कनाडा से भागने का इरादा कर लिया। मई 2000 में ही जस्सी भागकर पंजाब पहुंची, मिट्ठू से मुलाकात की और कोर्ट में जाकर जस्सी ने बयान दिया कि मिट्ठू बेगुनाह था और दोनों 24-25 साल की उम्र के वयस्क थे, इसलिए मर्जी से शादी गुनाह नहीं मानी जा सकती। अब जस्सी अपना घर छोड़कर मिट्ठू के साथ नई जिंदगी बसाने चली आई थी। उधर कनाडा में मलकीत और बादशाह के सीनों पर सांप लौट रहे थे। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। निकल गई सबकी हेकड़ी। वो बित्ते भर की कुड़ी चली गई तेनू ठेंगा दिखा के। तू फिक्र ना कर, चली तो गई लेकिन हाथ से जाएगी नहीं। जिसके लिए उसने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है, उसके चिथड़े उड़ा देने हैं मैंने। बादशाह ने कनाडा में ही रहते हुए अपने सारे कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया। मिट्ठू और जस्सी को सबक सिखाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया गया और मिट्ठू पर अटैक की साजिश तैयार की गई। पंजाब पुलिस में दरोगा जोगिंदर की मदद से कातिलों को हायर किया गया। बादशाह ने फोन पर सबके साथ प्लान और डील फिक्स की। इधर जस्सी और मिट्ठू डरे सहमे हुए गांव में छुपे छुपे रह रहे थे। उन्हें पूरा अंदेशा था कि उन पर हमला हो सकता था या किसी और झूठे केस में उन्हें पुलिस के चक्कर में फंसाया जा सकता था। साल 2000 में ही 7 जून को कनाडा से मलकीत ने किसी तरह जस्सी से फोन पर बात की। ओए पुत्र, एक ही कीता, चल कोई गल नहीं, अब जो तेरी खुशी सो हमारी। तूने अपने मन की कर ली जस्सी, अब हमें अपने मन की करने दे। बड़े अरमान थे तेरी शादी के, तू आजा पुत्र, मैं सबको समझावांगी, धूमधाम से तेरी शादी करवांगी। तू बिल्कुल फिक्र ना कर, मिट्ठू और तेरा ब्याह कायदे से होगा ताकि बिरादरी में हमारी नाक भी बचे रहे। हम गांव आ रहे हैं पुत्र, तू आजा। इस फोन कॉल के बाद जस्सी की सांस में सांस आई। लोग कहते ने मावा ठंडिया छावा। देखो आखिर माँ मान गई। अब हमारी शादी भी औरों की तरह होगी मिट्ठू। दोनों कई दिनों से भाग रहे थे और खौफजदा होकर छुपे हुए थे। 8 जून को जस्सी के कहने पर दोनों बाजार गए और साथ में कॉफी पी। जस्सी ने रंग बिरंगी चूड़ियां, लिपस्टिक, झुमके और गजरे खरीदे। फिर दोनों अपने ठिकाने को लौटे। मिट्ठू स्कूटर चला रहा था और जस्सी पीछे बैठी बतिया रही थी। तभी गांव से कुछ दूर सुनसान जगह पर एक कार के पास कुछ लोग खड़े हुए थे।
उन्होंने स्कूटर रुकवाने की कोशिश की और मिट्ठू पर तलवार व रॉड से हमला किया। मिट्ठू के साथ ही जस्सी को भी रॉड लगी और वह गिरकर बेहोश होने लगी। मिट्ठू पर लगातार हमले किए जाते रहे। मत मारो उसे, छोड़ दो उसे, इस तरह बड़बड़ाकर जस्सी बेहोश हो गई। कुछ देर बाद हमलावरों ने मिट्ठू को पैरों से मारा तो उसमें कोई हरकत नहीं थी। मर गया साला, ले चलो कुड़ी को अपने साथ। मिट्ठू को वहीं पास एक नाले में फेंककर ये हमलावर जस्सी को लुधियाना के बुलारा गांव के पास एक फार्म हाउस में ले गए। वहां जस्सी को होश आया तो वह बेकदर चीखी। हमलावरों ने टेलीफोन पर कनाडा में उसकी मां से बात कराई। अब तू आजा पुत्र, जो हो गया सो हो गया। तूने एक गलती कर ली, हमने गलती सुधार दी। अब सब कुछ पहले जैसा है। तुमने धोखा दिया मुझे माँ। मैं पुलिस को, मीडिया को, कानून को, सबको चीख चीख कर बता दूंगी कि तुमने क्या किया। तुम्हारा असली चेहरा कितना घिनौना है माँ। फिर हमलावर ने जस्सी से फोन छीन लिया और दूसरी तरफ से बादेशाह ने मलकीत से फोन लिया। मलकीत और बादेशाह ने फोन पर हुक्म दिया कि जस्सी को भी खामोश कर दिया जाए। हमलावरों ने कुछ ही देर में जस्सी का गला काट दिया। पूरे शरीर पर चाकुओं तलवारों से हमले किए और लाश को पास के एक नाले में फेंक दिया। जांच, तहकीकात और इंसाफ की लड़ाई। मिट्ठू उस हमले में मरा नहीं था। हमलावरों से गलती हुई कि उसे मरा हुआ मानकर छोड़ गए। वहां से गुजर रहे लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया और कई दिनों तक वह जिंदगी और मौत से जूझता हुआ बयान देने तक की हालत में नहीं था। उधर जस्सी की लाश मिलने के बाद जब उसकी शिनाख्त के लिए मलकीत और बादेशाह से पुलिस ने कांटेक्ट किया तो दोनों ने उस लाश को पहचानने से इनकार कर दिया। बाद में जब मिट्ठू होश में आया तब उसने पूरी कहानी सुनाई और जस्सी की मां व मामा पर आरोप लगाया। अब पुलिस के सामने कई समस्याएं थी। उस जमाने में इंटरनेशनल कॉल्स को खगाल पाना आसान नहीं था। दूसरी बात, कनाडा से किसी आरोपी को भारत लाना पहाड़ तोड़ने जैसा मुश्किल था। पुलिस ने सालों तक तहकीकात की और पुख्ता सबूत जुटाए ताकि मलकीत और बादेशाह पर मुकदमा चलाया जा सके। दूसरी तरफ पिछले करीब 19 सालों में मिट्ठू इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहा। मिट्ठू की लड़ाई दोहरी थी क्योंकि बादेशाह अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए इतने सालों में वक्त वक्त पर मिट्ठू के खिलाफ केस दर्ज करवाता रहा जो बाद में झूठे साबित होते रहे। बादेशाह के समर्थक लोगों ने गांव और समाज में यह अफवाह फैलाने की कोशिश भी की कि मिट्ठू ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन मिट्ठू मीडिया के सामने आया और उसने जस्सी के इंसाफ के लिए अपनी लड़ाई की कहानी सुनाई। कई हमलावरों को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी थी, लेकिन इस साल जनवरी में इस केस में एक मोड़ आया जब कनाडा से दोनों आरोपियों मलकीत और बादेशाह को हिंदुस्तान लाया गया और उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाए जाने की शुरुआत हुई। एक तरफ कनाडा सरकार ने पंजाब पुलिस को इस केस को सुलझाने के लिए सम्मानित किया तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब पुलिस ने इस तहकीकात को केस स्टडी के तौर पर नए पुलिसकर्मियों को पढ़ाने का फैसला लिया। मलकीत और बादेशाह के प्रत्यर्पण के बाद मिट्ठू ने मीडिया से कहा कि वह चाहता है कि जस्सी का कत्ल करवाने वाले बादेशाह और मलकीत को कड़ी सजा मिले। उसने कहा कि लोकप्रिय पंजाबी गाना जस्सी को पसंद था। आ सोनिया वे जग जियोंदिया दे मेले, जिंदगी तो लंबे तेरे झगड़े झमेले, और यही उसका सच बनकर रह गया। मिट्ठू ने यह भी बताया कि कुछ पंजाबी फिल्म मेकरों ने उससे उसकी और जस्सी की कहानी पर फिल्म बनाने के सिलसिले में कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है।